नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। 1 फरवरी को बजट आने वाला है। किस सेक्टर को क्या मिलेगा, क्या उम्मीदें हैं, कितनी बजट में बढ़ोतरी होगी और किस सेक्टर पर फोकस रहेगा। फर्स्ट इंडिया की बजट स्पेशल सीरीज में आज बात करेंगे उस सेक्टर जिस पर पूरे देश की हेल्थ टिकी। स्वास्थ्य सेक्टर में इस बार क्या क्या नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। आयुष्मान में क्या कवरेज का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना फोकस हो सकता है। मेडिकल सेक्टर में रिसर्च पर कितना फोकस हो सकता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट खर्च कितना बढ़ चुका है और इससे कैसे राहत मिलेगी। सरकारी स्वास्थ्य खर्च प्रति व्यक्ति 2013 में कितना था और अभी ये कितना हो चुका है। क्या इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। पब्लिक हेल्थ खर्च जीडीपी का कितना है और कितना होना चाहिए। साथ ही दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारा जो हेल्थ सेक्टर का बजट है वो कितना है और इसमें कितनी और बढ़ोतरी की उम्मीद है। आज बात करेंगे स्वास्थ्य बजट 2026 की। शुरुआत करते हैं उस आंकड़े के साथ जिसने 2025-26 में हेल्थ सेक्टर के बजट का रूप लिया। जरा देखिए 2025-26 का हेल्थ सेक्टर का बजट कितना था और इसमें इस बार कितना इजाफा हो सकता है। जो बीते साल हेल्थ सेक्टर का मेडिकल बजट था वो था 99,858 करोड़ रुपए। अब इसमें कितना इजाफा हो सकता है, इसमें परसेंटेज में कितना इजाफा हो सकता है, जीडीपी के मुकाबले कितना इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस बार हमारी जो जीडीपी है वो अनुमान से ज्यादा अच्छी रही। तो क्या बजट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं 99,858 करोड़ का, ये बीते साल यानी कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर से 11% ज्यादा है। पिछले बजट में सरकार ने डिजिटल हेल्थ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू उत्पाद और सस्ती दवाओं पर फोकस बढ़ाया था। इसमें आयुष्मान भारत के विस्तार, कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एम्स जैसे संस्थाओं के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा भी की गई थी। तो फिर जरा सोचिए इस बार का संभावित बजट क्या हो सकता है। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने रखना है। जरा देखिए इस बार के जो संभावित आंकड़े की बात है, संभावित बजट जो इसके लिए हो सकता है वो 1.3 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है, यानी कि 30 से 40-45 हजार करोड़ के आसपास का इजाफा इसके अंदर हो सकता है। जो जीडीपी का कुल 3 से 5% तक हो सकता है देश का स्वास्थ्य बजट। हालांकि वर्तमान स्थिति को जब आप देखेंगे तो यह बजट सिर्फ 2% के आसपास आपको नजर आएगा। तो क्या वाकई में जीडीपी के हिसाब से इसमें 1 से 3% की बढ़ोतरी संभव है। इस बजट में नहीं तो मान लीजिए अगले 2-3 बजट के बाद हम 3.5 से 4% टोटल जीडीपी का हम इस बजट को देख पाएंगे। लेकिन फिर भी इस बजट के अंदर एक अच्छे खासे इजाफे की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कोरोना के बाद हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार बेहद संजीदा रही। और इसके पीछे की वजह यह भी है कि 2026 में जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक अच्छे खासे बजट की जरूरत पड़ेगी। तो जरा देखिए स्वास्थ्य सेक्टर में कौन कौन सी उम्मीदें जिनको इस बजट के अंदर तलाशा जा रहा है कि इनका समाधान मिलेगा या ये उम्मीदें पूरी होंगी। इसमें बजट आवंटन में वृद्धि ये यकीनन होगी। अब वो 10-15% होगी या 30-40% होगी, वो जीडीपी के मुकाबले में 1 से 1.5% की बढ़ोतरी होगी या कुछ पॉइंट्स में बढ़ोतरी होगी, ये 1 फरवरी को पता चलेगा। आयुष्मान भारत का विस्तार, क्योंकि आयुष्मान भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सीरीज है पूरी योजना की जिसमें कई अलग अलग बेनिफिट्स मरीजों को मिलते हैं। तो क्या इसका विस्तार होगा और इसमें जो बीमा क्लेम है उस राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि धीरे धीरे मेडिकल सेक्टर के अंदर इलाज काफी एक्सपेंसिव हो रहा है। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष फंड, इस पर फोकस, टैक्स और जीएसटी में राहत, यानी कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर कोई 18% की दायरे में तो उसे 5% के दायरे में लाया जाए। क्या कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती है।
डिजिटल हेल्थ और एआई को बढ़ावा देना, ये एक मिशन है। मिशन इसलिए क्योंकि सबका एक सेंट्रलाइज्ड डाटा हो, इस तरफ सरकार लगातार सोच रही है। मानकर चलिए अगर मैं देश के किसी भी अस्पताल के अंदर अगर भर्ती हो रहा हूं तो वहां एक यूनिक आईडी के साथ मैं किस बीमारी के लिए वहां भर्ती हुआ, मेरा क्या मेडिकल चेकअप वहां पर हुआ, मेरा क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या फ्यूचर के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, वो एक यूनिक आईडी के साथ पूरा डाटा तैयार हो जाए, ताकि अगर मैं देश के किसी और हिस्से में जाकर अगर भर्ती होता हूं तो मेरी उस यूनिक आईडी के साथ उन्हें पता चल जाए कि बाकायदा ये इससे पहले कहां एडमिट हुए, किन बीमारियों को फेस कर रहे हैं, किन मेडिसिन से इनको एलर्जी है, इनके अभी तक की ट्रीटमेंट क्या रहे हैं और किन मेडिसिन के साथ रहे, ताकि उन्हें हिस्ट्री को खंगालना ना पड़े। ये एक बड़ा फोकस है जिस तरफ मोदी सरकार का ध्यान और इस बजट में उस पर और ज्यादा फोकस होने की उम्मीद है। इसके अलावा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विशेष प्रावधान और वरिष्ठ नागरिक और होम केयर, इसको लेकर भी फोकस किया जा सकता है। ये दरअसल हमने कुछ पॉइंट बताए हैं जिनके इर्द गिर्द आपको 1 फरवरी को जब हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट पेश हो रहा होगा तो आपका फोकस यकीनन इन्हीं के इर्द गिर्द होगा। अब जरा एक एक को समझ लीजिए। बजट आवंटन में वृद्धि का मतलब क्या है? सरकार इस बार स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ा सकती है और ये जीडीपी का 3 से 5% तक होने की उम्मीद है, जो अब तक के बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर ऐसा हुआ तो आयुष्मान भारत का विस्तार हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में मध्यम वर्ग या विशिष्ट समूहों को शामिल किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को भी शामिल करने की घोषणा इसमें संभव है। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष फंड, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार बढ़ रही है। नए मेडिकल कॉलेज खोलने, अस्पताल खोलने, डायग्नोस्टिक हब स्थापित करने के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस हो सकता है। विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आवंटित किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स और जीएसटी में राहत, जीवन रक्षक दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क में कटौती हो सकती है। चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने की उम्मीद है और इसकी भी घोषणा हो सकती है। डिजिटल हेल्थ और एआई को बढ़ावा देना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन के लिए अधिक बजट दिया जा सकता है। प्रारंभिक जांच के लिए एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, इस पर भी फोकस होगा। मेडिकल डिवाइस क्षेत्र के लिए पीएलआई 2.0 योजना की घोषणा हो सकती है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा मेक इन इंडिया के जरिए। वहीं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विशेष प्रावधान, जैसे कैंसर है, मधुमेह है और हृदय रोगों जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच, उनकी स्क्रीनिंग, इनके कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक और होम केयर बजट 2026 में बुजुर्गों के लिए असिस्टेड लिविंग, घर पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा कवरेज और टैक्स से छूट के नए नियम आ सकते हैं, ताकि अगर वो घर पर इलाज कराना चाहें तो वो भी आयुष्मान के जरिए मुमकिन हो सके। लेकिन मेडिकल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम क्या वाकई में होगा? देखिए, उम्मीद तो है और इसीलिए केंद्रीय बजट 2026-27 के मौके पर भारत को अब नीतियों से आगे बढ़कर जमीनी अमल पर फोकस करना होगा। देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से करीब 65% मौतें होती हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि इस पर सरकारी स्वास्थ्य खर्च की जीडीपी के 2.5 से ज्यादा की जरूरत है कि इतना बजट हो, क्योंकि मेडिकल डिवाइस पर जीएसटी घटाने के बाद अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाना चाहिए। जैसे रेडिएशन प्रोडक्शन अपैरल्स पर 18% की जगह 5% जीएसटी, 80% इंपोर्ट निर्भरता घटाने के लिए बाय इंडिया और रिसर्च इंसेंटिव बढ़ाना चाहिए। टीयर 2 और टीयर 3 और ग्रामीण इलाकों में डायग्नोस्टिक और आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही एआई आधारित प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने एक जिक्र किया हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, जिसकी वजह से 65% मौतें भारत में हो रही हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? दरअसल ये वो बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। मसलन 2 उदाहरण दीजिए। अगर किसी एक व्यक्ति को कैंसर है
वो दूसरे व्यक्ति को यकीनन नहीं फैलेगा। लेकिन अगर किसी को जुकाम है वो दूसरे व्यक्ति को फैलेगा। अगर किसी को कोरोना है वो दूसरे व्यक्ति को फैलेगा। कोरोना और जुकाम जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि वो दूसरों में नहीं फैलता। ये संक्रामक नहीं होती है, जैसे फ्लू होता है, टीबी होता है, कोविड होता है, डेंगू होता है। ये आमतौर पर लंबे समय तक रहती है, अक्सर जीवन भर प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कैंसर है। और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो एनसीडीज है उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं, हम दुनिया के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी स्थिति में नहीं कि इसको हम इग्नोर कर दें। जरा देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसे दुनिया भर के अंदर यानी कि एनसीडीज के जरिए 74% जो जाने जा रही हैं दुनिया भर के अंदर, वो एनसीडीज की वजह से जा रही है। भारत में 1990 के अंदर ये सिर्फ 38% था। तो जरा सोचिए 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब 2025 में 65% जाने एनसीडीज की वजह से जा रही हैं। 65%। आप सोचिए 100 में से 65 लोगों की जान एनसीडीज की वजह से जा रही है। वो बीमारियां जो शरीर में घर कर गई हैं। ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ये मुख्य रूप से हृदय रोग है, दूसरी कैंसर है, तीसरी डायबिटीज है और चौथी है सांस की बीमारी जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं। हृदय रोग में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होती हैं, जबकि कैंसर विभिन्न प्रकार के जैसे कि फेफड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ग्रीवा का कैंसर आदि। सांस की बीमारी यानी कि अस्थमा और सीओपीडी, सीओपीडी यानी कि कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों, लेकिन टाइप 2 ज्यादा आम है। और ये भारत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारत में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो हमारा खान पान है उसकी वजह से हृदय संबंधी रोग भी बढ़ रहे हैं। और ये दोनों ही एनसीडीज हैं जिनकी वजह से 65% जान जाती है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। ये इसलिए भी देना होगा कि जिन देशों के अंदर 73 से 74% जाने एनसीडीज की वजह से जा रही है, उनमें स्वास्थ्य बजट कितना है। जरा एक आंकड़े के जरिए देखिए, मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं कुछ देशों का। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का स्वास्थ्य पर जीडीपी का जो खर्च है वो 16.8% के आसपास है। 16.8% के आसपास। कुल खर्च जो प्रति व्यक्ति है स्वास्थ्य पर वो 12,000 यूएसडी है, यानी कि $12,000 प्रति व्यक्ति। जापान का 11% जीडीपी का और जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च है वो $4,150 है। रूस का 5.3% जीडीपी का, जबकि $1,474 प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्च है। चीन का 5% के आसपास स्वास्थ्य पर जो जीडीपी खर्च का है वो 5% के आसपास है और प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य पर खर्च करता है वो $731 करता है। भारत जो है वो 3.6% के आसपास का अनुमान और $209 प्रति व्यक्ति भारत खर्च करता है। अब जरा सोचिए, अगर हमें स्वास्थ्य सेक्टर में आगे बढ़ना है तो जीडीपी के हिसाब से बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारा बजट काफी कम है, इन देशों के मुकाबले काफी कम है। प्रति व्यक्ति पर जो स्वास्थ्य पर खर्च होता है वो भी बेहद कम है। तो भारत में बजट पर कब कितना खर्च हुआ, ये आंकड़ा एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि 2023 के बाद यकीनन इजाफा हुआ है, लेकिन वो डायनामिक इजाफा नजर नहीं आ रहा, जिसके जरिए हम उम्मीद करें कि इस बजट में शायद एनसीडीज और बाकी जो समस्याएं हैं उसका एक स्थायी समाधान और उस दिशा में सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आए। एक आंकड़े को जरा देखिए कि अगर हम साल दर साल देखें तो 2022 से इसके अंदर 86,606 करोड़ का बजट था। 2023-24 में 88,956 करोड़ का बजट था। 2024-25 के अंदर 90,000 करोड़ के आसपास का और 25-26 के अंदर 96,000 करोड़ के आसपास का। और अब 26-27 के अंदर हम उम्मीद करें 1,20,000 करोड़ के आसपास का बजट जीडीपी के हिसाब से हो सकता है, जिसमें बाकायदा एक अच्छी खासी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। वहीं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर? वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का हिस्सा और बढ़ाया जाना चाहिए।
बजट में स्वास्थ्य खर्च को अलग अलग मदों में दिखाया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कितना खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर हो रहा है, कितना खर्च वेतन और अन्य प्रशासनिक मदों में किया जा रहा है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। दवाओं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल उत्पादों को जीएसटी से बाहर किया जाना चाहिए। इससे इलाज की लागत कम होगी, मेडिकल उपकरणों पर सीमा शुल्क में राहत मिले। जैसे जीवन बीमा पर टैक्स से छूट मिलती है, उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस को भी टैक्स में अतिरिक्त छूट देकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एम्बुलेंस सेवाओं, ऑक्सीजन प्लांट, सोलर पैनल, जनरेटर, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य बजट के तहत होने वाले खर्च की सख्त निगरानी करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस सबके बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस वर्तमान में ये होना चाहिए, इसमें डिजिटल हेल्थ और एआई से एक नई उम्मीद और उस दिशा में इस बजट से और उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल हेल्थ, एआई और एलओटी आधारित मॉनिटरिंग को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बीमारियों की पहचान जल्दी हो सकती है। इससे इलाज ज्यादा प्रभावी और सस्ता होगा। हेल्थ सिस्टम रिएक्टिव की बजाय प्रिवेंटिव मॉडल की तरफ बढ़ेगा। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और होम केयर सेवाओं का एकीकरण मरीजों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकता है। हेल्थ टेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इलाज की गुणवत्ता और अनुभव दोनों में ही सुधार होगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मजबूत मॉडल क्या तैयार हो रहा है? आगामी बजट में हेल्थ टेक सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार का फोकस हो सकता है, जिससे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को मजबूत मॉडल बन सके, वो देश को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों की प्रारंभिक जांच, इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुधारने के लिए जीडीपी का 3 से 5% तक हेल्थ के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा होने पर देश में एक मजबूत और टिकाऊ हेल्थ इकोसिस्टम तैयार होगा। टीयर 2 और टीयर 3 और ग्रामीण इलाकों में डायग्नोस्टिक हब और आई हॉस्पिटल की स्थापना के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और गैप वायबिलिटी फंडिंग जैसे प्रोत्साहन की उम्मीद है। इससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर हर व्यक्ति तक पहुंच सकेगी और यही तो मकसद है। यही तो मकसद है कि जो गांव में रह रहा है उसे मैक्सिमम बीमारी का इलाज गांव में ही मिल जाए, बगल की डिस्पेंसरी पर मिल जाए। उसे जो टेस्ट कराने हैं वो बगल के डायग्नोस्टिक सेंटर पर मिल जाए, उसे शहर ना आने पड़े। और जो शहर में रहा है उसमें टीयर 2 के व्यक्ति को टीयर 3 ना जाना पड़ा, टीयर 3 के व्यक्ति को टीयर 2 ना जाना पड़े, टीयर 2 के व्यक्ति को टीयर 1 ना जाना पड़े, उन्हें मेट्रो सिटी की तरफ रुख ना करना पड़े। और इसीलिए हेल्थ चेकअप पर क्या वाकई में छूट होगी, एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि धारा 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं धारा 80D टैक्स पेयर्स और परिवार को हेल्थ चेकअप पर डिडक्शन की छूट दे सकती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है। इससे व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस की निगरानी करने में मेडिकल टेस्ट और अन्य जांचें शामिल हैं। अब सरकार बजट में इसकी सीमा भी बढ़ा सकती है और इस तरफ सरकार का यकीनन फोकस हो सकता है। हम हर दिन एक सेक्टर को इसलिए आपके सामने रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बजट में अभी तक के सालों में क्या घोषणाएं की गई, इस बजट में सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है, इस उम्मीद से इतर बजट को लेकर जमीन पर क्या डिमांड की जा रही है और वहां की जरूरतें क्या है। क्योंकि एक बजट तब बनता है जब जरूरतों का विश्लेषण होता है और जरूरतों के विश्लेषण के आधार पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बजट डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, अलग अलग सेक्टर में कितनी जरूरत है। तो स्वास्थ्य बजट 2026 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।